हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के विषय में बताऊंगी। इन युद्धों के कारण, परिणाम एवं महत्व के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगी। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात क्रमशः मुगल राजगद्दी पर अनेक निर्बल शासक बैठे। इन शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही कई मुगल प्रांत जैसे अवध, हैदराबाद, बंगाल स्वतंत्र हो गए। इन स्वतंत्र होने वाले प्रांतों में सबसे पहले बंगाल स्वतंत्र हुआ। यह बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ का सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और नवाब की उपाधि धारण किया। उसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी दी। बिहार की सूबेदारी प्राप्त होने के पश्चात शुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका लड़का सरफराज खां बंगाल की गद्दी पर बैठा। बिहार का सूबेदार अली वर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब सरफराज खां को हरा करके बंगाल की नवाबी को प्राप्त कर लिया। अब वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एक विस्तृत सम्मिलित क्षेत्र का नवाब बन गया। अली वर्दी खां 1756 ईस्वी तक शासन किया। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसके अनेक विरोधी हो गए। उसमें सबसे पहला विरोधी था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का था। इसके अलावा घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, ये दोनों इसके प्रबल विरोधी थे। इधर अंग्रेज इस स्थिति को जान करके बंगाल के नवाब के खिलाफ घसीटी बेगम और शौकत जंग को समर्थन चोरी छिपे देना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच यूरोप में 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। भारत में भी ये दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से भयभीत होकर के अपनी अपनी व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी करने लगे। अंग्रेज कलकत्ता, जो आज वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कोठी की स्थापना की थी। उस कोठी को उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया और इधर फ्रांसीसी ने चंद्रनगर की कोठी को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। जब यह खबर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हुई तो उसने इन दोनों को यह करने से मना कर दिया। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इससे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्रोधित हो गया और उसने जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कोठी पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और अंग्रेजों को से वो सभी व्यापारिक अधिकार छीन लिया और कलकत्ता अपने सूबेदार मानिक चंद को सौंप करके वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। कलकत्ता का यह पतन प्लासी के युद्ध की पूर्व पीठिका थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इसका खबर हुआ तो वह बहुत अचंभित हुई और उसने बंगाल के नवाब के खिलाफ क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता भेजी। यह सेना जनवरी 1757 ईस्वी में कलकत्ता पहुंच गई और फोर्ट विलियम कोठी पर पुनः अधिकार कर लिया और नवाब के खिलाफ
युद्ध की घोषणा कर दी। नवाब को जो है मजबूरन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करनी पड़ी। यह संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी और यह अलीनगर की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अलीनगर की संधि के अनुसार बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को वह व्यापारिक अधिकार पुनः प्रदान किया जिसे जो मुगल सम्राट खुर्शीद के द्वारा 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट खुर्शीद ने यह फरमान दिया था कि 3000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर वे बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। बंगाल के नवाब ने इस फरमान को जारी रखा और साथ ही 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिया। अब क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। उसने सबसे पहले उन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया जो नवाब से असंतुष्ट थे। उसने बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया, इस लालच से कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटा करके उसे बंगाल की नवाबी दी जाएगी। इसके अलावा उसके षड्यंत्र में राय दुर्लभ, अमीर चंद, साहूकार जगत सेठ भी शामिल हो गए थे। इधर ये सब मिलकर के बंगाल के नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे जिसकी खबर नवाब को थी। इसी बीच मार्च 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसिसो के चंद्रनगर की कोठी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। जब यह खबर नवाब सिराजुद्दौला को हुई तो वह बहुत क्रोधित हुआ और इसकी परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी में हुआ था। यह प्लासी मुर्शिदाबाद जो बंगाल के नवाब की राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर नदिया जिले में प्लासी नामक गांव में गंगा नदी के तट पर स्थित था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन मोहन लाल जैसे देशभक्त भी थे और साथ ही मीर जाफर जैसा दुष्ट और कुत्सित विचार वाला सेनापति भी था जिसने युद्ध शुरू होने पर अपनी सेना को निष्क्रिय रखा। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और बंगाल का नवाब युद्ध में मारा गया और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी और लाखों रुपए इनाम में दिए। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का महत्व इसके राजनीतिक व आर्थिक महत्व के कारण है। निसंदेह इस युद्ध के बाद भारत में दासता के उस काल की शुरुआत हुई जिसमें इसका आर्थिक व नैतिक शोषण सबसे अधिक हुआ था। मीर जाफर जो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बन गया, जब तक वह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और धन लिप्सा की पूर्ति करता रहा तब तक वह बंगाल के नवाब बना रहा। लेकिन धीरे धीरे वह भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार होने से वो भी बचने का प्रयास करने लगा। इससे अंग्रेजों ने उसे 1760 ईस्वी में गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की। इस संधि के तहत बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी तथा साथ ही 5 लाख रुपए की सहायता अंग्रेजों को इस कार्य के लिए दिया कि दक्षिण के अभियान के समय अंग्रेज इसका उपयोग कर सकें। अब
मीर कासिम बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन वह अंग्रेजों के चंगुल से छूटने का भी प्रयास करना चाहता था। तो इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया और वहाँ उसने तोपखाना और बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया और साथ ही अपने प्रांत में आर्थिक सुधार करने का भी उसने कार्य आरंभ किया। आर्थिक सुधार करने के दौरान उसने यह देखा कि अंग्रेज व्यापारी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक क्या था? दस्तक वह व्यापारिक अधिकार पत्र था जिसे बिना चुंगी का यह व्यापारिक अधिकार पत्र था। तो इसका अंग्रेज व्यापारी अपने लिए तो इसका करते ही थे, वे भारतीय व्यापारियों को ये दस्तक बेचना शुरू कर दिए थे, जिससे अब चुंगी के रूप में जो धन बंगाल के नवाब को मिलना चाहिए था वह भी बंद हो गया था। इससे मीर कासिम झल्ला गया और उसने बंगाल में व्यापार पर से सभी आंतरिक करों को उसने हटा दिया। उसके इस निर्णय से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी चौंक गए और संभवतः उसका यही निर्णय बक्सर के युद्ध का कारण बना। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। बक्सर बिहार राज्य के पश्चिमी भाग में गंगा के तट पर स्थित है। इस युद्ध में एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम थे। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम की सम्मिलित सेना पराजित हुई। इस प्रकार बक्सर के युद्ध में विजय के बाद से ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। मुगल सम्राट, अवध का नवाब तथा बंगाल का नवाब तीनों अपूर्ण रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए और वो उनके कठपुतली शासक हो गए। निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध का महत्व प्लासी के युद्ध से अधिक है। इस युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी वास्तविक रूप से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। इस युद्ध के बाद से ही भारतीयों के हाथ हथेली पर दास्ता का वह शब्द लिख दिया गया जिसे स्वतंत्रता के बाद ही मिटाया जा सका। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व के विषय में चर्चा करने के उपरांत मैं यह आशा करती हूँ कि आप इन युद्धों के विषय में भली भांति जान गए होंगे और इसी आशा के साथ मैं अपने इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।